नमस्कार। इस दिल के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात कराऊंगा जिसने हिंदुस्तान में इतिहास रचा है। वो ऐसे लीडर हैं, एक आदिवासी समूह के लीडर हैं जो मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने समूह के लिए और अपने प्रदेश के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं जो शायद जनता को नहीं पता। आपका स्वागत। अभी हाल ही में 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ा भारी कार्यक्रम हुआ और राम राज्य की बात हुई। और एक तरफ तो राम राज्य की बात हो रही है और दूसरी तरफ सरकारें गिराई जा रही हैं। अभी बिहार में वहाँ राम राज और यहाँ आया राम गया राम, ये हिंदुस्तान में हो रहा है। और मुझे ऐसा पता चला है कि आपको भी टारगेट किया जा रहा है और ईडी आपको बुलाती रहती है, अक्सर बुलाती रहती है, समन भेजती रहती है। आपको मालूम है कि आपके खिलाफ केस क्या है? पहले तो हम लोग मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहाँ तक वर्तमान राम राज को लेकर है, उसको आयोजित एक भव्य इवेंट की बात है और देश के अंदर राजनीतिक हलचलों की बात है। इसमें भी हम अछूते नहीं हैं, क्योंकि मैं भी एक सरकार चला रहा हूँ। और मैं कहूँगा कि मैं तो जिस दिन मैंने सरकार बनाई उसके 1 घंटे के बाद से ही हमारे यहाँ सरकार को कई ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिसमें हमारे मुख्य विपक्ष के लोग हमलावर रहे हैं। लेकिन चुनौतियों को भी हम साथ किया है। सरकार बनी तो सबसे पहले कोरोना आया, लेकिन उससे पहले भी सरकार गिराने की प्रयास हुई। आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जब भाजपा की सरकार थी, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे ना, तो फिर आपने भाजपा छोड़ी क्यों? देखिए, राजनीतिक उतार चढ़ाव तो कई हम लोगों ने देखा। मूल रूप से हम लोग का आंदोलनकारी बैकग्राउंड है और आपको पता होगा कि लाख दुनिया के लोग कुछ कह ले, लेकिन अलग राज्य जो हमें मिला 2000 ईस्वी में, वो हमारे पिताजी की देन रही है, जिसको लेकर इन्होंने अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा दे दिया। उसके बाद झारखंड एक अलग प्रांत बना। इसके साथ कई राज्य भी बने थे, मध्य प्रदेश और 2-3 राज्य और बने। लेकिन जो इतिहास झारखंड का रहा बिल्कुल अलग रहा है। किसी ने हमें ये राज्य कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नज़रिया से नहीं, कोई जातीय आधार पर नहीं, कोई भौगोलिक आधार पर नहीं मिला या ना बटा। जैसे बंगाल भाषा के आधार पर, उड़ीसा उड़िया के आधार पर। यहाँ हिंदी बोली जाती है, अक्सर हिंदी भी बोली जाती है और भी बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है हमारे यहाँ। लेकिन विशुद्ध रूप से हमारे राज्य के अंदर जो शोषण होता था, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक गरीब पिछड़े तबके के लोग रहते हैं, और चूँकि आप जानते हैं इतिहास में हमेशा आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार होते रहे हैं। और इसी का शिकार हमारे ग्रैंडफादर दादाजी को भी होना पड़ा था। सुना था वो एक प्राइमरी टीचर थे। हाँ, वो बहुत उसमें सरकारी प्राइमरी शिक्षक हुआ करते थे। लेकिन महाजनों का जो प्रकोप था हमारे, मुझे लगता है कि देश में अगर सबसे अधिक होगा तो हमारे राज्य में हुआ होगा। शायद इसी वजह से इतनी बड़ी लंबी लड़ाई हम लोगों की रही। उनकी हत्या हुई थी आपके दादाजी? बहुत मतलब दर्दनाक हत्या हुई थी। मतलब हमारे ग्रैंडफादर, अगर उनकी हाइट 5 फीट की होगी तो उनको बहुत छोटे छोटे पीस में काट दिया गया था। और
मुझे तो वो हमने कभी अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा, लेकिन फादर का जो संघर्ष का उस समय इतिहास है, आपके पिताजी की उम्र क्या थी जब ये हुआ हादसा? मुझे लगता है कि वो भी 15-16 साल के रहे होंगे। तो उससे उस समय से 20 उन्होंने सब कुछ छोड़ के हाँ, फिर आंदोलन शुरू कर उसके दिया। स्कूल छोड़ करके फिर उन्होंने इसके विरुद्ध में लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को कहा कि तुम पढ़ो लिखो शिक्षित बनो तभी अधिकार मिलेगा। ये इनकी मुहिम चली। अंतोगत्वा देश के सरकारों ने इस बात को माना कि इनकी मांग जायज़ है और राज हमें मिला। और तब से सरकार के उतार चढ़ाव होते रहे। हमारे विपक्ष के लोग जो इस राज को अलग कराने के घोर विरोधी लोग रहे हैं, उनको सत्ता मिला, क्योंकि वो संख्या बल का ये था। कभी हम लोगों ने सत्ता की राजनीति की नहीं, लेकिन राज अलग होने के 20 साल के बाद जो राज की तस्वीर बदलनी चाहिए थी, वो बदलने के बजाय और बिगड़ते चली गई। फिर हम लोग चूँकि आंदोलनकारी समूह के लोग थे, तो फिर हम लोगों ने फिर नई लड़ाई शुरू की, अब सत्ता की राजनीति करनी। और फिर हम लोग 2019 में एक तैयारी हमने बहुत ज़बरदस्त करी और अलायंस के साथ हम लोगों ने आज सरकार बनाया। आपके कितने मेंबर हैं असेंबली में इस समय? जेएमएम के लगभग हमारे 37 हमारे एमपी अभी एक हैं, एमपी एक हैं, और असेंबली में? और असेंबली में हम 30 की संख्या में 30 और 17 कांग्रेस। हाँ, 17 कांग्रेस है, एक आरजेडी, एक लेफ्ट है। और टोटल असेंबली की स्ट्रेंथ 81 है। 25 भाजपा के 25 हाँ, 81 का स्ट्रेंथ है हमारे। हाँ, तो भाजपा के 25 है और 42 का ये है हाउस है। लेकिन सवाल आपने वो मुझे जवाब नहीं दिया कि आपने उस समय बाबूलाल मरांडी जी चीफ मिनिस्टर थे? नहीं, उस समय अर्जुन मुंडा जी थे। मुंडा जी से तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर? मैं डिप्टी। तो आपने सरकार क्यों छोड़ी? क्या है कि हम लोग स्टेट और रीजनल पार्टी हैं, और आमतौर पर ये देखा गया है और मैं महसूस करता हूँ, जैसे समंदर में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। समहाउ उस समय सरकार में मुझे इस बात का एहसास होने लगा था कि शायद हमारी पार्टी को नुकसान होगा, और उसमें हमें कई मंत्री विधायक को मुझे पार्टी से भी निकालना पड़ा था कि सरकार अगर इनके साथ चले तो फिर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बचेगा नहीं, फिर ये लड़ाई लड़ेगा कौन फिर इन गरीबों के प्रति। तो आप छोटी मछली से बड़ी मछली बनना चाहते हैं? हाँ, यही था। तो मैं आज भी बोलता हूँ, और हमें बहुत सतर्कता के साथ राजनीति करनी पड़ती है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि एक आदिवासी के होते हुए बिना कोई एम्पावरमेंट के आप इस पद तक पहुंचे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आपके पिताजी थोड़े दिनों के लिए देखिए, फादर ने जब अलग राज्य का परिकल्पना किया, लोगों ने इस बात को कहा कि ये आदिवासी राज लेने की बात कहता है। लोग काफ़ी मजाक और हंसी में लेते थे, लेकिन परिणाम लोगों के सामने है। वही जब मैंने सरकार बनाया तो मेरे साथ भी यही हुआ कि ये सरकार कहाँ चला पाएगा, ये तो 2-4 दिन में सरकार गिर जाएगी। और आज देखिए, सरकार के हम लगभग 4 साल पूरे करके 5वें साल में आ गए हैं। कई चुनौतियों, कई बाधाओं के साथ पॉलिटिकल उठापटक करने का प्रयास, फिर कई एजेंसियों का राज के ऊपर। ज़्यादा आपको बहुत मोहब्बत लगती है एजेंसी की आपके साथ, कोई रोज़ के रोज़ आपको एक समन भेज देते हैं? चुनौती तो हम लोगों ने बचपन से ही देखा है, इसमें कोई ये नहीं है। कुछ ये बताओ, लेकिन अभी सॉरी आपको मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ, ये जो आपको समन रोज़ आते हैं, कोई एफआईआर भी आपके खिलाफ है? यही तो खास बात है। पता नहीं, नियम कायदे कानून का तो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ना हमारे वर्गों में भी लोगों में इस तरीके के कानून के जानकार लोग हैं।
लेकिन जब हम लोग थोड़ा बहुत जो समझ पाते हैं कि कहीं भी कोई एफआईआर नहीं, कोई कानून के विरुद्ध में हमारा कोई नाम नहीं, फिर भी इस तरीके की एजेंसी कैसे इस चीज़ को स्थापित करने में लगी रहती है कि नहीं आपने कानून तोड़ा, आपने नियम तोड़े। तो बिना कानून पे ईडी आपको, बिना कोई एफआईआर के, जिसमें आपका कोई नाम वाम नहीं, उसके बिना आपको ईडी रोज बुलाती रहती है, रोज समन करती नहीं, रहती मुझे है, लगभग 2022 से समन भेजती रहती है। सम्मन भेज रही और है। जब आप जाते हो तो सवाल यही होते हैं कि आप अपने बताइए, आपकी आपकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं, संपत्ति कहाँ है, किसके नाम पे है, बीवी के नाम पे है, ये सब पूछते हैं। सर मैं आपको बताऊं कि पहले तो मैं एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं जहां यदा कदा दो चार लोग ही कहीं जगह पर हैं। हाँ, विपक्ष के समूह में कुछ लोग हैं जो जगह पर हैं तो विपक्ष के उस बहाव में हैं तो चले आते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में जो अपने आप को स्थापित करता है उनमें से यदा कदा में से एक मैं हूँ। आज मेरे फादर भी राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मुझे लगता है कि देश के वरिष्ठतम अगर टॉप 5 का नाम लेंगे तो उनका भी आएगा। इस राज्य हमारे झारखंड प्रदेश में दुनिया के लोगों की नज़र उस राज्य के जमीन के अंदर जो छुपी खजाना है वो तो जरूर उनको दिखी, लेकिन उसके ऊपर रहने वाले जो आदिवासी दलित पिछड़े वो कभी इनको नजर नहीं आए। अभी से ही नहीं, देश आज़ाद होने से पहले भी, अंग्रेजों के समय की बात हो या उससे पहले की बात हो, और नतीजा ये हुआ कि आप पिछड़े के पिछड़े रह गए और बाकी लोग अमीर होते गए। देखो टाटाज हैं, वो झारखंड में थे। जो टाटा जमशेदपुर शहर है वो भी झारखंड में है। बिरलाज हैं तो वो झारखंड में है। माइनिंग है तो वो झारखंड में है। फॉरेस्ट है, 22% फॉरेस्ट हिंदुस्तान की झारखंड में है। अगर यूरेनियम है तो झारखंड में है, लेकिन आदिवासी गरीब का गरीब रहा। देश का 42% माइंस मिनरल्स हमारे स्टेट में है सर। टोटल देश में जितना है उसमें 42% हम ही करते हैं। जो कोयला है वही वही 32-32% है। कोयला का तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंपनी स्टेट है। तो आप मजदूरी करते हो, आपको कभी उसमें कोई नहीं 100% वहाँ के जो लैंडलॉर्ड है वहाँ के मजदूर में कन्वर्ट हो गए। हाँ। और स्थिति ऐसे रही है कि आज हमें सरकार खुद अपने ताकत पर, अभी जो हम लोगों ने कई ऐसे स्कीम्स निकाले, जैसे केंद्र सरकार अगर कहती है कि ये विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर अर्थव्यवस्था में उभरे, तो राज्य नहीं उभरेंगे तो देश कैसे उभरेगा। तो ये तो राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं, हर राज्य को। और हमारा कहना है कि हमारा गांव मजबूत नहीं होगा तो राज्य कहाँ से मजबूत होगा। सही बात है। हमारा किसान मजबूत नहीं होगा तो राज्य कैसे मजबूत होगा। घूम फिर के जहाँ अर्थव्यवस्था की बात आने लगती है, अर्थव्यवस्था मुझे लगता है कि आज के दिन में चंद घरानों तक ही सीमित हो गई है। आप विकास के पैमाने ऐसे खींच रहे हैं जिससे हम साथ साथ में एक ऐसी खाई भी बनाते जा रहे हैं जिसमें आने वाला समय में हमारे भविष्य और जो हमारे जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो कहीं ना कहीं खतरा मंडराता है। मैं अपने चूँकि ज़्यादा हमारे झारखंड में जंगलों में रहने वाले लोग, उसके आसपास रहने वाले लोग की तादाद अधिक है, लेकिन आज खेत में पानी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती। आज मौसम ऐसे करवट लेता है, वक्त बेवक्त बारिश नहीं होने लगती है तो फसलें भी ख़राब हो रही हैं। जहां हम 5 साल 10 साल में सुखाड़ का मार झेलते थे, अब हर अल्टरनेटिव सालों में झेलते हैं, कभी कभी कंटिन्यूस ईयर में भी होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर ये बोझ आने लगता है। तो ये मदद करते हैं आपकी केंद्र सरकार? अभी तो जो परिपाटी चल रही है कि अगर सहयोगी हैं तो सहयोग करेंगे, अदरवाइज, और अब तो और भी स्थिति खराब हो रही है। जीएसटी आने के बाद तो राज्य सरकारों को अपने रिसोर्स जनरेट करने के पावर भी खत्म हो गए। रहा का कसर एक दो कंपोनेंट है, पेट्रोलियम है, एक्साइज है,
एक्साइज में कुछ करो तो पता चला कि कुछ एजेंसी आकर के उनको काम अच्छा नहीं लगता है उनकी नज़रों में। और मैं तो ये बिल्कुल इसमें कोई बोलने में हिचकने की बात नहीं है। इतनी बड़ी व्यवस्था जब चलती है तो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं चल सकती, कहीं ना कुछ एरर रहता है, और किस लेवल में होगा ये आप नहीं कह सकते। लेकिन आप इसको लेकर के आप बाकी चीज़ों को रोक देंगे तो फिर आपकी पूरी व्यवस्था ध्वस्त होने लगती है। तो ये बातें आपने सब रखी होंगी केंद्र हम लोगों सरकार ने के कहा सामने? है कि ये सरकारों की स्वायत्ता पर रखो, सरकार कैसे योजनाएं और किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि हर जगह अलग अलग, ये कोई जरूरी नहीं है झारखंड का प्रॉब्लम गुजरात में हो, गुजरात का प्रॉब्लम उड़ीसा में हो, उड़ीसा का प्रॉब्लम यूपी में हो। सब अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अलग अलग, कहीं की मिट्टी हार्ड है, कहीं की मिट्टी कमज़ोर है, तो बहुत सारी चीज़ें इश्यूज होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का नज़रअंदाज रहता है। बहुत सारे इश्यूज पर केंद्र सरकार खुद से सारी चीज़ें थोप देती है। राज्य सरकार आपको फिनेंस कमीशन के द्वारा जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलता है? बहुत प्रॉपर नहीं। जब इसीलिए राज्य सरकार के अंदर समय समय पर अनुपूरक बजट लाया जाता है। अनुपूरक बजट इसीलिए लाया जाता है कि केंद्र जो अपना ऐड देता है उसको जब तक आप हाउस में नहीं ले जा करके पुटअप करेंगे तब तक आप उसको फिर आप यूज़ नहीं कर सकते। वो आकर के एक अकाउंट में खड़ा रहता है, फिर हाउस में हम लोग उसको ले जाते हैं, फिर उसको डिस्बर्स करने का परमिशन लेते हैं, फिर उसके अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो पैसा जाता है, फिर वो डिस्बर्स होता है। तो उन सब प्रोसेस में इतना डिले होता है कि फिर वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में योजनाएं मतलब कि जितनी गति से आगे बढ़नी चाहिए नहीं चीज़ें नहीं बढ़ समय पर पाती। मिलने से डेफिनेटली। चलिए, ये तो बात हो गई पॉलिसी व्यवस्था की। अब ये बताइए कि आपको ये टारगेट क्यों करना है? शायद खुल के बताइए। देखिए, हम लोग बिल्कुल, चूंकि लड़के लिया है झारखंड और लड़के भी लिया है अभी सत्ता, और हम लोग दिन रात जिस चुनौती के साथ काम करते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा कि हमने ऐसे ऐसी योजनाएं चालू की हैं जो हमारी योजनाओं को कई राज्य कॉपी भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कोई अच्छा काम कर रहा हो, गुजरात अच्छा काम कर रहा हो, महाराष्ट्र अच्छा काम कर रहा हो, तो उस काम को सराहना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं। तो आज मुझे इस बात का मलाल है कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ कई राज्य उसकी कॉपी भी कर रहे हैं। अभी ये लोग सभी गरीबों को आवाज़ देने की बात करते हैं। हमारे राज्य में ज़रूरत से ज़्यादा गरीब हैं तो संख्या भी अधिक होगी। तो हमने एक डाटा लेके भारत सरकार के पास हाजिर हुए कि भाई हमारे यहाँ ये इतना डाटा है, जो उसमें 60-40 का रेशियो है वो आप अपना हिस्सा दो ताकि मैं गरीबों को अलॉट कर पाऊँ। तो बोले नहीं, ये डाटा आपका गलत है। लगभग 8 लाख के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था। तो नहीं, लेकिन उनके डाटा में 4 लाख थे। बोलता नहीं, ये 8 लाख आपका गलत है। और इन लोगों ने अलग अलग बहाने बना करके हमें फंड भी अलॉट नहीं किया, और वो फंड हमारे पड़ोसी राज्य यूपी को चला गया। खबर मैंने पढ़ा था, सच है कि गलत है, आई डोंट नो। फिर हमने कहा कि तब तो ये तो बहुत मतलब पक्षपाती सोच है। और फिर हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था भी सब लोगों को हम आवाज़ देंगे। हमने एक सर्वे कराया। जब हम लोग 8 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने सोचा कि चलो 8 लाख हम ही लोगों को आवाज़ उपलब्ध कराते हैं, छोड़ो केंद्र सरकार की बातें। फिर हमने एक सर्वे लिया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो 8 लाख कितना हो गया पता है? हमारे पास एप्लीकेशन आए 30 लाख। जब उसका सर्वे कराया सही है गलत है, उसमें कुछ फर्जियाँ भी होती, तब उसमें से भी जब आप आंकड़े सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 20 लाख अभी भी लोग हैं जिनको हमें आवाज़ देनी है। ऐसे 8 लाख तो दूर की बात है, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया। आपने एक और भी बड़ा काम किया है कि जो आदिवासी बच्चे हैं SC ST कैटेगरी के,
उनको आपने एक, अगर कोई बाहर पढ़ना चाहता है हायर एजुकेशन, हाँ तो सारा एजुकेशन वो फ्री रहेगा उनके लिए। आप, सरकार पैसा देगी बाहर की एजुकेशन के लिए, जो बाहर हिंदुस्तान से बाहर पढ़ना चाहता है। ये मेरे ख्याल पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है जो आपने किया है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ये है, मैं देखता हूँ कि आज जो प्रतिस्पर्धा है, ये समाज कैसे आगे बढ़ेगा। अभी भी इसको और ना जाने कितने साल लगेंगे। मतलब आज जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था और जो जातिवाद ये का जो गैप था वो फिल हो, तो हमने कहा कि एजुकेशन तो ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन के अलावा एक एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है। कोई एसटी एससी के पेरेंट्स इस बात के लिए एक आध कहीं जो कुछ आगे निकल गए तो हो निकल गए, अदरवाइज 99% लोग अपने बच्चे को ग्रेजुएशन से ऊपर सोच नहीं सकते थे। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज भी नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमको ना पैसे मिलने हैं बैंक से, ना कहीं से कोई सपोर्ट मिलना है। तो यही हमारा एसेट है। खेत हमारा बैंक है, खलियान उसका एटीएम कार्ड है, और जानवर उसका जो पशुधन जिसको बोलते हैं कैश। ये एक बकरी को बाजार में बेचता है, उसके पैसे से इलाज भी कराता है, बच्चों को पढ़ाता भी है, अनाज की खरीद बिक्री करता है, उससे अपने बच्चों को पढ़ाता है, घर चलाता है। यही इसकी सपोर्टिंग हैंड्स हैं। इसलिए लैंड को लेके हमेशा वहाँ मारामारी होती है। और आज के दिन में तो इंडस्ट्री वाले लोग का बहुत इशूज़ रहता है। लैंड को आज के दिन में कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बहुत इजीली सेटअप करके दिखा दे, कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं। वो इसलिए कि आप देखेंगे कि देश जब आज़ाद हुआ तो जैसे आपने पहले कहा, टाटा भी हैं, बिरला भी हैं, पूरा देश को टाटा बिरला के ही लोग नाम से जानते थे। और टाटा का ओरिजिन कहाँ है? झारखंड है। बिरला का ओरिजिन कहाँ है? झारखंड है। सबके नींव वहीं गड़े हैं। भले आज देश में वो काफ़ी वर्ल्ड वाइड वो स्प्रेड कर गए। एशिया का सबसे बिगेस्ट स्टील प्लांट हमारे बोकारो में बना। इंडिया के जो जितने भी इंडस्ट्री डेवलप करने वाली जो कंपनी जो मशीन का बनाती है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो थी, जो भी वही, तो वो भी हमारे एचईसी हमारे तो फिर झारखंड इतना गरीब प्रदेश क्यों है? आपके लोग तो कई प्रदेशों में पहुंच गए डिस्प्लेस होकर, बंगाल में पहुंच गए, महाराष्ट्र में पहुंच गए, कहीं मारे गए। देखिए हमारे लोगों का खास बात क्या है सर, कि ये हमारे चूँकि लैंड ओनरशिप, ज़मीन ही उनकी सारी प्रॉपर्टी है, कहीं भी उसको कहीं सपोर्ट नहीं मिलता। अगर कोई नौकरी करने वाला आदमी भी है, अगर महाराष्ट्र में नौकरी किया, रिटायर कर गया, तो वापस महाराष्ट्र में नहीं बसता, वो वापस अपने स्टेट में आता है। बहुत सारे जो समूह हैं समाज में, कई ऐसे समूह हैं जहाँ नौकरी किया वहीं बस गया। लेकिन ये समूह जो हमारे झारखंड के जो सांस्कृतिक लोग हैं, वो लोग कहीं पर भी, अगर रांची कैपिटल है, रांची कैपिटल में कोई रिटायर कर गया तो रांची कैपिटल में नहीं बसता है, बल्कि जहाँ उसका डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंस है, जहाँ बर्थ प्लेस है, वहाँ जाके बसता है। तो वो अपने लैंड को लेके हमेशा बहुत कॉन्शियस रहा है। लेकिन लगता है कुछ योजनाबद्ध तरीके से इस जगह पर इंडस्ट्री तो लग गए, लेकिन शिक्षा नहीं थी, तो वहाँ नौकरी भी नहीं करने वाले लोग थे, तो बाहर से आ गए लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर। तो वहाँ पर थोड़ा सा अभी तो शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी आपने, उस मामले में तो खैर अभी हम लोगों ने मतलब परिवर्तन हुआ है, बहुत भारी परिवर्तन। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड जो सोशल सिक्योरिटी को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, ये तो आपने बता दिया कि भाई राज्य सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री होते हुए अपने कितने काम किए हैं, लेकिन अभी इस बात का जवाब आपसे नहीं मिला कि ये आपको टारगेट क्यों कर रहे हैं। मैंने 2-3 बार आपसे ये बात देखिए, टारगेट करते हैं, करते रहने दो, हमें इसकी परवाह नहीं।
देखिए ऐसा है कि इनको जो लगता है कि हम कुछ ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जनता आपके पक्ष में है, रुझान आपके साथ है, और आप हिल नहीं रहे जैसे दूसरे प्रदेशों में कुछ लोग इधर उधर देखिए हो रहे हैं। मैं इनके चीज़ों से घबराता नहीं, और मुझे सत्ता की राजनीति जरूर इसलिए हमने सोची क्योंकि यही एक माध्यम है जहाँ से हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए इस फील्ड में आए। नहीं तो अदरवाइज हम लोग सत्ता की राजनीति में हमें बहुत ज़्यादा इच्छा रही नहीं है। और और ये देखो आपको बहुत तंग कर रहे हैं हम। देखिए मैं शायद लोगों को जानकारी नहीं है कि आपके पिताजी का वकील भी मैं हूँ, और उनके खिलाफ इन्होंने एक लोकपाल ने एक समन भी जारी किया। अब वो एक उम्र के उस पड़ाव में है। नहीं, ये तो बड़ी बड़ी मतलब कि मैं समझता हूँ कि बड़ी छोटी बात है कि सीबीआई ने उस केस में रिपोर्ट दी कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है, जो भी संपत्ति है ये 10 साल से पहले की ली गई है, और लोकपाल के कानून के आधार पे कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। ये सीबीआई की रिपोर्ट है, फिर भी लोकपाल ने आप लोगों को नोटिस दे दिया, उनको नोटिस दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनका दृष्टिकोण है ये कही है कि भाई कहाँ कोई भी अगर मजबूत मुख्यमंत्री हो, मजबूत एक आदिवासियों का नेता हो, तो किसी तरीके से उसको सत्ता से बाहर किया छोटा सा इंसिडेंट बताऊं, जो ईडी सीबीआई का जो आपने जिक्र किया है, तो अभी ईडी लगातार हमारे साथ, पता नहीं उनको क्या लगाव हो गया है। पहले तो ये बताते नहीं हैं समनों में कि भाई हम क्यों बुलाना चाहते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आ जाओ, लगता है कि मैं उनका आदेशपाल हूँ और बैठ जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो हमने भी सोचा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले बताना होगा फिर आपसे हम बात करेंगे। 7 8 10 सम्मान के बाद मुझे बताया गया कि इस संदर्भ में आपको बुलाया जा रहा है। हाँ, ये बात ठीक भी, जरूर हम, आपने जो पूछा है इसका जवाब हम देंगे आपको। हमने जवाब भी दिया। सारी संपत्ति आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बता रखी है, उसका वर्णन वहाँ है, और जिस ज़मीन के बारे में बात कर सकते हैं वो ऐसी ज़मीन है कोई आदिवासी की ज़मीन है जो बेच ही नहीं सकता, और फिर भी कहते हैं कि आपकी ज़मीन है। नहीं, अब मैं उसमें बताऊंगा ना कि उसमें तो ऐसा और आप एफआईआर में आप अक्यूज का नाम नहीं है, लेकिन रोज़ के रोज़ आपको समन करते हैं। सर यही तो ताजुब है, आज के दिन में इस तरीके की भी सज़ा होती है क्या? मुझे नहीं मालूम, मुझे बिना तो गुनाह का सज़ा नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि सज़ा पहले करते हैं, गुनाह बाद में पेश करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, शायद आपको मालूम नहीं। अब आपके बाबूलाल मरांडी साहब हैं, उनके खिलाफ मैं इलेक्शन कमीशन के उसमें वेबसाइट पे हम देख रहे थे, क्योंकि जब ये इलेक्शन 2019 में हुआ तो उनको सबको बताना पड़ता है कि उनके खिलाफ कौन कौन से केस हैं। तो मैंने देखा कि लगभग 5 केस ऐसे हैं जो पीएमएलए के अंडर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं। वहाँ नहीं 5, कोई नोटिस नहीं, कोई किसी को बुलाया नहीं। और ऐसा केवल बाबूलाल मरांडी साहब ही नहीं है, ऐसे 4 लोग और हैं। आपका रणधीर सिंह साहब हैं जो एमएलए रहे, फिर आपके शशि भूषण हैं साहब, मेहता साहब हैं, और एक भानु प्रताप शाही साहब हैं। और इनको कभी नोटिस गया? इनसे पूछिए कि भैया, ईडी से पूछिए कि आपने कभी उनको नोटिस दिया? और ये छोटी बात नहीं है। आप अगर केंद्र में चले जाओ, केंद्र के मंत्रियों के लिस्ट ले लो, तो उनमें भी कई ऐसे लोग हैं, कुछ 44 लोग हैं जिनके खिलाफ तो क्रिमिनल केसेस हैं। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ शेड्यूल्ड ऑफेंस भी है, लेकिन वो तो किसी को नहीं बुलाते। तो आपके साथ इतनी मोहब्बत क्यों है? केजरीवाल से भी बड़ी मोहब्बत है, और अपने लालू जी से भी बड़ी मोहब्बत है, और बाकी प्रदेशों में भी बड़ी मोहब्बत है मुख्यमंत्रियों की। से जो डबल इंजन की सरकार जहाँ नहीं है, वहाँ वह दिक्कत है। ये मैं भी देख ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको इसी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक्य बताता हूँ कि इतने लोग हैं, इनके यहाँ क्यों नहीं जाते हैं। मुझसे हमारे ईडी वालों ने एक सवाल पूछा था कि आपके अकाउंट में भारी पैसों का ट्रांजैक्शन है। मैंने कहा भारी ट्रांजैक्शन?
इनको मालूम है, आपको नहीं मालूम? नहीं, मैंने कहा भारी ट्रांजैक्शन, मुझे लगा कि 100-200 करोड़ रुपए का कुछ हो गया क्या इसके अंदर। फिर हमने पूछा भाई कितना है जरा बताओ, तो बोला कि कोई डेट उन्होंने बताया, इतना से इतना, 1.5 साल 2 साल की पता नहीं कितना। तो बोला 31 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। और एक बार बताया कि 71 लाख का ट्रांजैक्शन है। हम बोले ये भारी है। 80 के दशक से हमारे फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बीच में हमारे बड़े भाई आप स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी भी विधायक रहे हैं लंबे समय तक। हम लोग अभी आज तक 80 से लेकर आज तक राजनीतिक ये में हैं। अगर हम कहें कि अगर उन सैलरी को भी उठाएंगे तो करोड़ों से ऊपर चला जाएगा। सही बात। और 31 लाख भारी इनको लगा। मैंने कहा भाई मुझे तो लगा कि कहाँ इनको 100-200 करोड़ रुपए मिल गया क्या इसमें। मैं भी हैरान रह गया इन सब सुन करके। मैंने कहा कि ये तो, फिर बाद में उन्होंने भारी को हटाकर बहुत मात्रा में अच्छा उसका शब्द को, मैंने कहा ये बहुत अच्छा आप लोग शब्दों का खेल खेलते हैं भाई। हमको इनकम टैक्स का नोटिस आना चाहिए, बिल्कुल, कोई पेटिकेट ऑफिस होना चाहिए। हमने तो सारा चीज आपको दिखा तभी ना जब मेरे अकाउंट में आया है। बिल्कुल सही। अकाउंट में नहीं होता तो दिखता भी नहीं, तो मैं अकाउंट में दिखा क्यों रहा हूं। दूसरी बात है, ये आपको तो टारगेट करते हैं, लेकिन अधिकारियों को भी टारगेट करते हैं कि आपके चीफ सेक्रेटरी, जब आपने नियुक्ति की आपके चीफ सेक्रेटरी की, तो उसको नोटिस आ गया और आप उनको बताया, पूछा गया आपसे कि उसके खिलाफ कितनी एफआईआर हैं, और सुना है कि आपके चीफ सेक्रेटरी को, आपके डीसी को, आपके डीएसपी आईओ को, आपके एसपी को, सबको बुला लिया है जानकारी लेने के लिए। कि मतलब कि एक तो आपको टारगेट कर रहे हैं, दूसरा शासन भी नहीं चलने दे रहे। एक्चुअली ये लोग चाहते हैं, इनको लगता है, इनको पता है कि ब्यूरोक्रेट्स अगर डर जाएंगे तो काम नहीं करेगा, तो अमली जामा वही पहनाते हैं, वही लोग एग्जीक्यूटिंग बॉडी है। अब एग्जीक्यूटिंग बॉडी को परेशान करो, डराओ धमकाओ। कुछ लोगों को तो इन लोगों ने पता नहीं 10 साल 20 साल पहले का कब का केस को कहाँ से ढूंढ के निकाल करके जेल कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी सरकार में गलत करने का ना डायरेक्शन जाता है और सही चीज़ को ना करने के लिए पनिशमेंट जरूर मिलती है। और जिनके खिलाफ ये बोलते हैं, जो कहते हैं कि ये लोग करप्ट हैं, उनको फिर ये सत्ता में उसे अपने मंत्रिमंडल में ले लेते हैं। ये भी हमने देखा है। और ये देखिए, ये जो शासन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई है, ये केवल झारखंड में नहीं हो रही, ये छत्तीसगढ़ में भी हुई। जब भूपेश बघेल जी थे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने फ्रीज कर दी, मतलब कि उनको चलने नहीं दिया। और कोई ऐसा, अगर आप ऐसा नोटिस दोगे किसी अधिकारी को, तो वो काम ही नहीं करेगा, वो फाइल में साइन ही नहीं करेगा। मजेदार बात देखिए, अब ये समन तो कैसे आप प्रिपरेशन करोगे? मतलब मानसिक रूप से आपको परेशान करें, बिल्कुल, आपके परिजनों को परेशान करें, आपके अड़ोस पड़ोस के दोस्तों यारों को परेशान करें। एफआईआर किसी और प्रदेश में लिखाते हैं, मैंने तो ये भी देखा है, किसी और प्रदेश में एफआईआर लिखवाया और ईडी का नोटिस यहाँ आ गया। पता नहीं कहाँ से कौन सी ताकत इनको मिली है, वो तो समझ में नहीं आता। वो तो पीएमएलए की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पीएमएलए का ताकत इस तरीके से होगा तो मुझे लगता है, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कानून के दायरे में रह करके राजनीतिक हितों साधी जा रही है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप कह रहे थे कि हम इसका घोर विरोध करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा कैसे होंगे? आपका इंडिया अलायंस तो देखिए, मैं इंडिया अलायंस, देखिए हर चीज़ का दो पहलू है। सत्ता या सरकार में भी एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। नदी के भी दो किनारे हैं। हम लोग एक नदी का किनारा दिख नहीं रहा मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है, दिख नहीं रहा है, वो भी कहीं ना कहीं है, छोटा है बड़ा है अलग सब विषय है। लेकिन हम लोग
अपने ताकत के बल पर अपनी राजनीति करते हैं। और आज के दिन में भी अपने वजूद को हम लोगों ने अपने ताकत पर बनाया है। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी पार्टी से टूट के निकला या उसमें गया, उसमें वो नहीं, हम लोगों ने अपनी ये खुद खड़ा की है। ये पॉलिटिकल जो पेड़ है इसको हम लोगों ने खुद लगाया, खुद खड़ा किया है, तो इसकी रक्षा भी हम खुद करेंगे। ये तो हमें मालूम है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि जो इंडिया अलायंस बना है ये मजबूत हो सकता है, या मजबूत है या नहीं है? राजनीति के कोख में कुछ भी असंभव नहीं है। ये तो मुझे आज के दिन में बिल्कुल बहुत स्पष्ट दिख रहा है। अगर कोई स्वार्थ की राजनीति करता है तो कुछ भी संभव है। जो स्वार्थ की राजनीति नहीं करता है तो हर चीज गलत चीज संभव नहीं हो सकता। एक ये से आपको पूरे देश को एक साथ लेके चलने की आवश्यकता है। और आज जिस तरीके से जो आज हमारे पीछे रोज, मैं तो अब इस ये में आदी होने लगा हूँ, पता नहीं कल कौन सा एजेंसी की कोई एक नोटिस आएगी और इसमें हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वहाँ बहुत, चूँकि वो लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं इस तरीके से, और हम लोग को तो इनको तो लगता है कि एक तो जिस समूह से आता हूँ इसमें तो कोई सख्त सवाल नहीं है, हमारे समूह में कोई इस तरीके से लोग नहीं है बौद्धिक लड़ाई लड़ सके। लेकिन हाँ, ये बात है कि कुछ लोग निकल रहे हैं तो इनको सामना भी कर लेते हैं। अब इतना आसान नहीं है। अब मैंने पहले भी कहा कि सरकार बनने के चंद घंटे के बाद ये लोग सरकार गिराने में लगे। कई बाय इलेक्शन हुए, एक बाय इलेक्शन छोड़ करके मुझे लगता है कि अलग राज होने के बाद सबसे अधिक बाय इलेक्शन हमने देखे, 5 या 6 इलेक्शन देखे हमने, शायद मुझे जो याद आ रहा है। और उसमें एक मात्र ये लोग जीत पाए, बाकी सब जगह इनको हम लोगों ने राजनीति, इसीलिए तो उनको तकलीफ है। और इनको पता है कि अगर हम मैदान में रह गए तो फिर ये नहीं रहेंगे, तो बहुत इनको दिक्कत हो सकती है। तो हम बोले कि अगर राजनीतिक लड़ाई लड़ना है तो राजनीतिक लड़ाई लड़ो, तब कोई बात समझ में आए। तो अब राजनीतिक ताकत नहीं है तो दूसरे ताकत से पहले डराओ, धमकाओ, फिर लालच दो, उससे बात ना बने तो अब इसका इस्तेमाल करो, ऐसे हथियार यूज़ करो कि आप। कोई बात नहीं, मैं नहीं समझता कि आप इन चीज़ों से पीछे हटेंगे। जो आपने फैसला लिया है अपने समूह को आगे बढ़ाने के लिए वो ज़रूर बढ़ाएंगे, और हम चाहेंगे कि आप मजबूत रहो और आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ो। और जो गरीब आदिवासियों ख़ास तौर पे उनको एक समाज में जगह मिलनी चाहिए, और आप ऐसे शख्स हो जिन्होंने उनको जगह दी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने बड़े विस्तार से सब बातें हमारे सामने रखी। धन्यवाद।